देखिए आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं पहले बताइए। ध्यान सुनिएगा, हल्ला नहीं। आली थोड़ा सा जाके गेट बंद कर दीजिए, मेरी तरफ सटा दीजिए, आवाज नहीं आएगा। नहीं कमेंट में नहीं करना। हाँ छुट्टी से पहले शायद शुरू हुआ था, है ना? छुट्टी से पहले एक दो क्लास चला था ना सर? एक क्लास है, दो क्लास। चलिए देखिए, हम आपको प्रॉपर जैसे जो बच्चे आप सेंड किए थे या जिसको दिक्कत हो रही है तो वो उनको हम रिवाइज करा देते हैं। तो ऐसा आप लोगों को जो नोट्स मिला उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? और जो 2 लेक्चर शायद अपलोड हो चुके हैं उसको भी देख लीजिएगा। हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम बेसिक्स और इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम न्यूमेरिकल्स की बातें करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं द फ्लो, यानी कैश के फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए कैश का क्या फ्लो हो रहा है। अब फ्लो की जब बात करें तो फ्लो या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। इनफ्लो का मतलब जब हम कैश रिसीव करेंगे तो मेरे लिए इनफ्लो है, और आउटफ्लो का मतलब जब हम कैश पेमेंट करेंगे तो आउटफ्लो। यानी मेरा कैश अगर बाहर जा रहा है तो ये आउटफ्लो हो गया, और कैश अगर अंदर आ रहा है तो वो इनफ्लो हो गया। जब कैश अंदर आ रहा है या इनफ्लो है तो ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन है। क्या साइन है बेटा? पॉजिटिव साइन, यानी प्लस साइन करेंगे, प्लस करेंगे। और वही कैश अगर आउटफ्लो हो रहा है तो मेरे लिए नेगेटिव साइन है, हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बेसिक इनफ्लो और आउटफ्लो समझ गया कि इनफ्लो क्या होगा, आउटफ्लो क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा। दूसरी बात कि ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इन द सेंस जैसे अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। अकाउंट में हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। और अकाउंट में जब डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वहां पर हम सटिंग, वहां पर हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं, बुक करते हैं और बाय करते हैं। वहां से मुझे रिजल्ट आता है बैलेंसिंग फिगर। जैसे क्रेडिट साइड जोड़ दिए, डेबिट साइड माइनस करके बैलेंस फॉल कर दिया, या डेबिट साइड जोड़ दिए, क्रेडिट साइड माइनस करके बैलेंस फॉल कर दिया। तो वहां पर हम टू और बाय डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है। अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, जहां पर डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं, एक सिस्टम को फॉलो करके अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन स्टेटमेंट अकाउंटिंग नहीं होता, यानी स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं किसी चीज का तो उसमें टू और बाय डेबिट क्रेडिट नहीं करते हैं। अकाउंटिंग डेटा को हम स्टेटमेंट में डालते हैं, अकाउंटिंग डेटा को स्टेटमेंट में डालते हैं और वहां पर प्लस माइनस करके रिजल्ट लाते हैं। यानी यहां पर प्लस करना है, माइनस करना है, सब एक के साथ, या डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, प्लस और माइनस करके हमको एक रिजल्ट लगाना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको कोई अकाउंट बनाना नहीं है, एक स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट में कुछ प्लस और कुछ माइनस, किसी फिगर में हमको प्लस करना पड़ेगा, उसी फिगर में कुछ क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस किसको करेंगे? जो कैश आउटफ्लो होगा। प्लस किसको करेंगे? जो कैश इनफ्लो होगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पता करना है कि जब कैश का फ्लो है, फ्लो ऑफ कैश। अब यहां बात आ रही है, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जो अकाउंटिंग होते हैं उसमें कुछ एक्टिविटीज होते हैं। अब वो एक्टिविटीज हम अकाउंट की भाषा में जाने हैं तो 3 एक्टिविटी होते हैं। कितने एक्टिविटी होते हैं बेटा? 3 एक्टिविटी होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, नहीं सीक्वेंस यूज करेंगे। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहां बात आ रही है कि जब वैल्यूएबल है क्या, आप पीछे बैठिए सर। दोबारा बोले। कैश फ्लो में जैसे 3 डिफरेंट एक्टिविटी होते हैं। कितने एक्टिविटी होते हैं? 3। पहला एक्टिविटी हुआ ऑपरेटिंग, दूसरा हुआ इन्वेस्टिंग, तीसरा हुआ फाइनेंसिंग। अगर कोई आइटम, ध्यान सुनिएगा, कोई आइटम इन्वेस्टिंग का है या कोई आइटम फाइनेंसिंग का है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑपरेटिंग का नहीं है। तो जो इन्वेस्टिंग का होगा या फाइनेंसिंग का होगा वो नॉन ऑपरेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन ऑपरेटिंग। उसी प्रकार अगर कोई ऑपरेटिंग का आइटम है तो उसको नॉन इन्वेस्टिंग कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग का तो नहीं है। जो जिसका वो आइटम कहलाएगा, जो नहीं है उसका नॉन कहलाएगा। बस समझ आएगा। अब हम 3 जो एक्टिविटी बनाते हैं तो उसमें पहला एक्टिविटी हम शुरुआत करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कैश के फ्लो को पता करना है। किसके फ्लो को? कैश के फ्लो को। और किस एक्टिविटी से? ऑपरेटिंग। सर ऑपरेटिंग को थोड़ा सा और एलिब्रेट करिए। ऑपरेटिंग क्या हुआ? देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब कि जो हमारे पास कैश आ रहा है या कैश जा रहा है वो बिजनेस ऑपरेशन से कितना हो रहा है। बिजनेस ऑपरेशन के अलावा भी मेरे पास पैसे आते और जाते हैं। जैसे मान लो कि हमने बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक से जब हम लोन लेंगे तो मेरे पास पैसा आया तो कैश क्या है? इनफ्लो है। क्या है? कैश इनफ्लो है।
लेकिन बैंक से लोन लेना मेरा बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, वो फाइनेंस का पार्ट, हमने फाइनेंसिंग करवाया। उसी प्रकार हम मान लो मार्केट में शेयर इशू कर दिए, तो मार्केट में शेयर इशू कर दिए तो उससे हमको पैसा आ गया, तो भी कैश इनफ्लो है, लेकिन मार्केट में शेयर इशू करना मेरा बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं माना जाएगा। पैसा आपके पास आया लेकिन ऑपरेटिंग का नहीं, ये किसका हो जाएगा? फाइनेंसिंग का। उसी प्रकार हमने बैंक का लोन पेड कर दिया, बैंक लोन क्या किया? पेड किया, तो मेरा पैसा इस पर क्या हुआ? आउटफ्लो हो गया। तो मैंने बैंक का लोन जो पेड किया था, बैंक लोन मेरे लिए फाइनेंस का आइटम था, तो लोन अगर हम पेड करेंगे तो ये भी फाइनेंस का आइटम, लेकिन फाइनेंस का आउटफ्लो होगा, ये ऑपरेटिंग का आइटम नहीं हुआ। लेकिन मान लो कि हमने डेटर से पैसा रिसीव किया। अब डेटर कौन होता है? जिसको हम क्रेडिट में सेल करते हैं, जिसको हम क्रेडिट में सेल, अगर क्रेडिट में सेल हम गुड्स करेंगे तो वो गुड्स डेटर कहलाएगा, मतलब कि जो गुड डेटर है स्टॉक वाला है। लेकिन मान लो कि हमने उधार में बिल्डिंग बेच दिया तो वो भी डेटर कहलाएगा, लेकिन वो डेटर ऑपरेटिंग का डेटर नहीं कहलाएगा। ये आपको पकड़ना है कि डेटर ऑपरेटिंग का कब होगा? जब उसको हम क्रेडिट में गुड्स सेल कर रहे हैं। तो मान लो कि डेटर से हमने पैसा रिसीव किया, डेटर से हमने पैसा रिसीव किया। सर कैसे पता चलेगा रिसीव किया? सिंपल है, मान लो पिछले साल किसी के यहाँ 10,000 बाकी था, इस साल उसके यहाँ 4,000 ही बाकी है। पिछले साल कितना बाकी था? 10,000। इस साल कितना बाकी है? 4,000। मतलब वो 6,000 पे हमको दिया कि 6,000 हमसे लिया? वो हमको दे दिया ना। ये मेरे लिए क्या है? कैश इनफ्लो है। तो कैश इनफ्लो है, लेकिन डेटर मेरे लिए गुड्स का था और बिजनेस ऑपरेशन का था, कि हम उसको सामान बेचते थे। सामान खरीदना और बेचना ऑपरेटिंग आइटम है। क्या है? ऑपरेटिंग। तो डेटर से जो पैसा आ रहा है, या क्रेडिटर को पैसा आप दे रहे हैं, या गुड्स खरीद रहे हैं, या कोई भी बिजनेस ऑपरेशन रेगुलर नेचर का जो कैश आ रहा है जा रहा है, किसका पार्ट होगा? ऑपरेटिंग का। उसी में हम बिल्डिंग खरीदे तो इन्वेस्टमेंट किए, हम शेयर खरीदे इन्वेस्टमेंट किए, हमको डिविडेंड मिल रहा है, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब इन्वेस्टमेंट का आइटम हो गया। तो सिंपल सी बात है कि जब हम कैश फ्लो पढ़ेंगे, कैश फ्लो बनाएंगे, तो हमारे माइंड में हमारे पास 3 एक्टिविटीज होने चाहिए, और 3 एक्टिविटी में कौन सा डेटा किस एक्टिविटी का होगा वो भी हमको जानना पड़ेगा। जब तक हम नहीं कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, रट कर सवाल नहीं बना पाएंगे। जो रटेगा वो गड़बड़ा जाएगा। आपको डेवलप करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे तो किसी प्रकार की किताब से कैसा भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। जैसे मान लो इंटरेस्ट रिसीव आया, तो टीएस ग्रेवाल का किताब हो, एसके सिंह का हो, सिद्दीकी का हो, कोई भी किताब हो, इंटरेस्ट रिसीव आएगा, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप है तो बोलेगा इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है। लेकिन आप रटे हुए एसके में इंटरेस्ट रिसीव था ऐसे आप सब आप रटे हुए, कल जाके भूल जाते हैं। जो रटा हुआ चीज होता है जनरली बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन आपने माइंड में अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया, आप उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। दूसरा बात ये होता है कि किसी को आप समझा भी सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन रटा हुआ चीज कैसे समझाइएगा? रटा हुआ चीज उसको बोलेगा रट लो, तो क्या कहेगा? भाई रटने वाला चीज क्या है? तो हमको एक्सप्लेन तो करो, रीजन बताओ। जब आप रीजन पता करिएगा ना, व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, जब ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा और उसके आंसर को आप फाइंड आउट करिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। जैसे हम डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं, ये प्लस क्यों हो रहा है, माइनस क्यों हो रहा है। जैसे हमने बोला कि डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को प्लस कर लीजिएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस कर लीजिएगा। अब मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे रट लिए, अरे डिक्रीज वाला है, करंट एसेट माइनस करना है, सॉरी प्लस करना है, सर बताया था, रट लो। एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हो गए कि डिक्रीज वाला प्लस करना है कि इंक्रीज वाला बुझा ही नहीं रहा है, तब कैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे? वहां तो आपके पास कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में, एग्जाम मतलब कि अब उसके बाद आपके पास कोई उपाय, 3 घंटा का समय, उसका तो बस घर आइएगा फिर तो पढ़िएगा। तो आप अगर कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, करंट एसेट डिक्रीज कर रहा है, मतलब डेटर डिक्रीज करेंगे। जैसे हमने भी बताया कि डेटर डिक्रीज किया, मतलब कि उसके पहले 10,000 बाकी था, अब कितना बाकी है? 4,000। तो डेटर पहले से घट गया ना, पहले 10 था, कितना हो गया? 4,000। तो घटने का कारण क्या? पैसा हमको दिया कि वो हमसे लिया? वो हमको पैसा दिया, तो मेरे लिए क्या है? इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो है। तो इनफ्लो को हमने क्या बोला? प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस अगर कर रहे हैं तो उसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि किसी के हमारा पैसा बकाया है वो हमको दे रहा है,
या मान लो स्टॉक घट गया, तो स्टॉक घटने के कारण स्टॉक हम बेचे होंगे। मेरे पास पहले 50,000 का स्टॉक था, 25,000 का स्टॉक है, तो स्टॉक आपका घट क्यों गया? आपने बेचा होगा, बेचा तो पैसा आया कि गया? आया। तो स्टॉक करंट एसेट्स होता है, तो करंट एसेट घट गया यानी पैसा कहीं से आया तो ही तो करंट एसेट घट रहा है, तो मेरे लिए इनफ्लो है। उसी प्रकार करंट लायबिलिटी की बात करिए कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट या कोई भी जैसे क्रेडिटर का पैसा पहले था जितना अब ज्यादा हो गया, अब लोन बढ़ने का कारण क्या है? लोन लिए कि लोन दिए? मतलब लोन बढ़ने का कारण लोन आपने बोरो किया कि लोन का रिपेमेंट किया? लोन बोरो किया। लोन बढ़ने का क्या हुआ? लोन बोरो किया। जब बोरो करेंगे तो पैसा आपको आएगा कि जाएगा? जाएगा। कैसे जाएगा? हम कर्जा लेंगे तो पैसा आपको आया ना, तो इन्फ्लो हो गया। तो देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट ये करेगा, लायबिलिटी के केस में सीधा चलेंगे, लायबिलिटी केस में सीधा चलेंगे। लायबिलिटी केस में सीधा मतलब लायबिलिटी बढ़ेगा तो इनफ्लो, लायबिलिटी घटेगा तो आप दिमाग बैठा दो। लायबिलिटी के केस में सीधा चल रहा है। कैसे चल रहा है? सीधा। लायबिलिटी बढ़ा मतलब पैसा कहीं से हमने कर्जा लिया होगा, डिवेंचर इशू किए, मान लो डिवेंचर इशू किए तो डिवेंचर इशू से लायबिलिटी बढ़ गया, तो डिवेंचर इशू करके पैसे ना आता है, तो लायबिलिटी बढ़ा तो सीधा चलिए प्लस करेंगे, लायबिलिटी घटा तो आउटफ्लो, यानी डिवेंचर घटने का मतलब हमने डिवेंचर होल्डर को पैसा दिया, तो मेरे लिए क्या है? आउटफ्लो है। तो लायबिलिटी घटा तो आउटफ्लो, लायबिलिटी बढ़ा तो इनफ्लो। लेकिन एसेट के साथ फिर उल्टा चलना पड़ेगा, एसेट के साथ उल्टा चलना पड़ेगा। एसेट्स घटा तो इनफ्लो मानेंगे, एसेट्स घटा तो इनफ्लो मतलब प्लस करेंगे, एसेट्स बढ़ा तो आउटफ्लो मानेंगे तो माइनस। ये भी कंडीशन है, तो रटना नहीं है, ये नहीं कि यहां रटना है, रटिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में कितने एक्टिविटीज होते हैं? 3। लेकिन इस 3 एक्टिविटीज के अलावा जैसे हमने करंट एसेट्स का भी जिक्र किया कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी काम ऑपरेटिंग वाले में करेंगे, क्योंकि उसका रिलेशन ऑपरेशन से होता है। जैसे क्रेडिटर कब बनता है? जब उससे गुड्स खरीदते हैं। डेटर कब बनता है? जब उसको गुड्स बेचते हैं। स्टॉक कब होता है? सामान का ही होता है। प्रीपेड यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है, वो बिजनेस ऑपरेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिजनेस ऑपरेशन। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, शेयर्स हो गया, ये सब बिजनेस ऑपरेशन का डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली बिजनेस में हेल्प करता है। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग हम खरीदते बेचते थोड़ी है। हाँ, जो रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है ना, मान लो जैसे डीएलएफ हो गया, जो प्लॉट बनाती है, बिल्डिंग बनाकर बेचते रहती है, ऐसा, तो उसके लिए जो रियल एस्टेट का बिजनेस मान लो बिल्डिंग है, तो जो फ्लैट होंगे ना उनके पास, वो स्टॉक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्टॉक। क्योंकि उनका फ्लैट है, आज बनाया कल बेचना है, तो वो गुड्स हो गया, ऑपरेटिंग का पार्ट है। लेकिन हमने एक फ्लैट रखा हुआ है, हम एक बिल्डिंग रखे हुए, इसको रेंट पर लगाए हुए या इसको बिजनेस करते हैं, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। डिपेंड करता है। जैसे कार सेलिंग कंपनी के लिए कार क्या है? स्टॉक है, गुड्स है। लेकिन मेरे पास एक कार है जिसको हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं, वो कार क्या है? एसेट्स हो गया। जिस चीज को हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे ये पोडियम फर्नीचर मेरे पास है, इसको हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं कि इसको यूज कर रहे हैं, ये मेरे लिए एसेट्स है। लेकिन पोडियम हम फर्नीचर की दुकान से हम पोडियम खरीद के लाए, तो उसके लिए क्या है? डिपेंड करता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जब जाओगे, ये टीवी वहां पर 100 को पड़ा हुआ होगा, उसके लिए वो क्या है? गुड्स है, स्टॉक है। मेरे यहाँ ये क्या है? एसेट्स है। समझ गए ना? तो हमने जस्ट बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने एक्टिविटीज है? 3। क्या क्या है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। लेकिन इसके अलावा एक चीज और होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको हम यहां पर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो करंट एसेट्स का पार्ट छोड़कर चलेंगे, करंट एसेट्स का पार्ट छोड़कर चलेंगे। मतलब कि उसको जब हम डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट जो प्लस करते हैं, वहां पर करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेंगे। सर कैश एंड कैश में क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, ये सब नोट्स में मिला हुआ है। कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पीरियड कितना था? 3 महीने तक। करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी, 110% चांस है इस कैश एंड कैश पे एक एमसीक्यू आएगा। लिख कर दे, एक एमसीक्यू एकदम आएगा। प्रोजेक्ट कैश में कौन सा नहीं है
या कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन एकदम आना है, तय है। बिहार बोर्ड वाले ध्यान रखिएगा, 100% आएगा। अब देखो कितना एक्टिव हमने बताया था, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सबसे टेक्निकल चीज जो है वह है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी था? ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग थोड़ा इजी होगा, ऑपरेटिंग थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि ऑपरेटिंग में स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ऑपरेटिंग जब हम बनाएंगे तो यहां देखिए स्क्रीन पर जो आपने लिखा, सबसे पहले स्टेप 1 हम ऑपरेटिंग की बात सिर्फ कर रहे हैं। यहां अभी तक जो लिखा है आपने वो ऑपरेटिंग का ही लिखा है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का नहीं लिखा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रॉफिट आएगा वो दो जगह से आ सकते हैं, या तो एसपीएल से आएगा या बैलेंस शीट से आएगा। अगर आप बैलेंस शीट से लाते हैं तो बैलेंस शीट में चेक करो कि पिछले साल एसपीएल कितना था और इस साल एसपीएल कितना है। बैलेंस शीट में एसपीएल कहां दिखेगा, किस सब हेड में दिखेगा? रिजर्व एंड सरप्लस के सब हेड में दिखेगा, और उसका मेन हेड क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड होता है। अब मान लो कि पिछले साल प्रॉफिट था 1 लाख और इस साल हो गया 1,80,000, तो कितना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का बढ़ गया? 80,000। तो 80,000 प्रॉफिट लिखेंगे। पैट का मतलब क्या होगा? अब देखो इसमें जो नेट प्रॉफिट, ध्यान से देखिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम में इसमें यही इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करेंगे, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जैसे यहां पर कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन का डेप्रिसिएशन है, कहीं पे गुडविल रिटर्न ऑफ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन जब एनपीबीटीईओ निकालते हैं तो स्पेस का एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ इसी आइटम का। जैसे जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं उसको प्लस करेंगे। प्रोपोज डिविडेंड किस साल का? प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर का नहीं। घबराइए, करेंट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड हमने पेड ही नहीं किया, वो पेड हुआ अगले साल, लेकिन पिछले साल का प्रोपोज डिविडेंड हमको पेड करना कंपल्सरी है करंट ईयर में। डिविडेंड जब प्रोपोज होता है तो कितना दिन के भीतर पेमेंट करना होता है? जब डिविडेंड अनाउंस हो जाए तो कितने दिन के भीतर पेमेंट करना है? बताया, हमेशा बताया, विद इन 30 डेज आपको पेड करना है। कितना दिन में? 30 दिन के भीतर पेड करना है। तो प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे, ये प्लस का साइन ऐड करेंगे, ये सब इनफ्लो माना जाएगा। और ये इनडायरेक्ट मेथड चल रहा है। कौन सा मेथड चल रहा है? इनडायरेक्ट। कितने मेथड है आपके? 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सीबीएसई वाले को इनडायरेक्ट पढ़ना है, सिर्फ डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। ऐसे डायरेक्ट आपको पढ़ा दिया गया हुआ है। इंटरिम डिविडेंड ऑफ, क्योंकि सर यहां पर प्रीवियस ईयर क्यों नहीं लिया गया? बिकॉज इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम 2 वर्ड से बना है, इन और टर्म। टर्म का मतलब होता है समय, पीरियड, और इन मतलब उसमें, उसी समय में, यानी जिस साल हमने अनाउंस किया उसी साल पेड हो गया, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। दैट्स व्हाई करंट ईयर का हम लेंगे, प्लस करेंगे। अगर इंटरिम डिविडेंड इक्विटी को दे रहे हो, प्रोपोज डिविडेंड इक्विटी को दे रहे हो, तो ये डिव्ड माना जाएगा कि प्रेफरेंस वाले को भी डिविडेंड मिल गया, क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर का 2 राइट्स होता है इक्विटी होल्डर के ऊपर। एक होता है डिविडेंड पहले लेने का, और दूसरा जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो पहले पेमेंट किसको मिलेगा? प्रेफरेंस होल्डर को। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स। ये टैक्स पेड नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू एसपीएल, मतलब जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, कोई ऐसा आइटम जो डेबिट हुआ है। क्या हुआ बेटा? डेबिट। ये सबको आप ऐड करोगे और माइनस क्या करोगे? अगर वही एक्स्ट्रा आइटम क्रेडिट हुआ होगा तो हम क्या करेंगे? माइनस। और इनकम टैक्स रिफंड हुआ है तो ये भी माइनस करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे प्रॉफिट मेरा बढ़ा हुआ है, तो इसको हम प्रॉफिट घटा हुआ है तो रिवर्स करके प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, और इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो रिवर्स करके घटा देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, ये ऑपरेटिंग का नहीं है। दैट्स व्हाई हम इसको छांट कर एडजस्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये एडजस्टमेंट कर लेंगे तो यहां जो रिजल्ट आएगा, यानी इसमें ये प्लस और ये माइनस का जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी स्टेप 1 ही चले हैं।
ये कब करिएगा? जब रिजर्व डिविडेंड सब दिया रहेगा तब। सर अगर रिजर्व डिविडेंड सब कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नॉन कैश आइटम दिया हुआ है, तो ये काम करेंगे? नहीं करेंगे। डायरेक्ट आपको शुरुआत करना पड़ेगा यहां से, आप यहां से चलने से। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो वहां से चलना है, कुछ क्वेश्चन यहां से चलना है, डिपेंड करता है। अब स्टेप 2 में आप कहां आइएगा? स्टेप 2 में आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकालना है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, तो ये फंसा यहां पर छूट गया है। आप ये ऐसे लिखे, डब्ल्यू चेंज लिख दिए क्या? वर्किंग कैपिटल, डब्ल्यू सी कर लीजिएगा, यहां पर सी लिख लीजिएगा, छूट गया हुआ है। वर्किंग कैपिटल चेंज। अब देखो हमको क्या निकालना है स्टेप 2 में? और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके लिए कुछ आइटम को ऐड करेंगे और कुछ आइटम को माइनस करेंगे। कौन सा आइटम को ऐड करेंगे? वैसा आइटम जो पीएल में डेबिट हो चुका है, वैसा आइटम जो पीएल में डेबिट हो चुका है, लेकिन वो ऑपरेटिंग का नहीं है। ऑपरेटिंग का नहीं है। जो ऑपरेटिंग का नहीं है उसको क्या बोलेंगे? जो ऑपरेटिंग का नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग। मतलब जो इन्वेस्टिंग का है या जो फाइनेंसिंग का है और उसको पीएल में आपने डेबिट कर दिया, तो ये तो ऑपरेटिंग का नहीं, तो हटाना पड़ जाएगा। दूसरा, हम क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो पता करने जा रहे हैं। क्या पता कर रहे हैं? कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के लिए हमको कैश आइटम को ही ना रखना है। अगर नॉन कैश है तो उसको क्या करना पड़ेगा? छांटना पड़ेगा। माइनस प्लस बात में बोलते हैं, छांटना पड़ेगा। नॉन कैश आइटम क्या करना पड़ेगा? छांटना पड़ेगा। जैसे कल हमने बताया कि 10 लाख का आपने सेल किया, 6 लाख का कॉस्ट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख। 10 लाख का सेल, 6 लाख का कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख। अब 4 लाख के बाद आपने 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो नेट प्रॉफिट कितना कहलाएगा? नेट प्रॉफिट हुआ 3,50,000। लेकिन आपके पॉकेट में 350 दिखेगा कि 4 लाख दिखेगा? आपके पॉकेट में 4 लाख रुपया दिखेगा। कैसे? सर जो 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किए वो हमने किसी को पेड नहीं किया, बिकॉज वो नॉन कैश एक्सपेंस है। तो कुछ ऐसे एक्सपेंस है जिसको हम पेड नहीं करते हैं लेकिन पीएल में दिखा देते हैं खर्चा, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन कैश। जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रीलिम एक्सपेंस राइटन ऑफ, गुडविल रिटन ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, these all are the non cash expenses। तो यहां पर हमको क्या प्लस करना है ये ध्यान रखिएगा। नॉन कैश मतलब नॉन कैश मतलब जो कैश में, और नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो ऑपरेटिंग नहीं है, मतलब इन्वेस्टिंग हो सकता है या फाइनेंसिंग हो सकता है। आइटम मतलब जो भी आइटम है जो डेबिट हो चुका है एसपीएल में, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अगर डेबिट हुआ तो इससे प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ेगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट को आइटम डेबिट है तो उससे प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ेगा? बोलिए, आप बोलिए। प्रॉफिट घटेगा, तो प्रॉफिट घटेगा लेकिन तो ऑपरेटिंग नहीं है ना, तो आपको रिवर्स करके क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये प्लस है। उसी प्रकार मान लो इंटरेस्ट रिसीव है, बताइए इंटरेस्ट रिसीव किसका इनफ्लो है? इन्वेस्टिंग। क्या है? इनफ्लो है। ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है? कैसे? क्योंकि इन्वेस्टिंग का तो नॉन ऑपरेटिंग है। अब इंटरेस्ट रिसीव पीएल में आप किस साइड दिखाइएगा? अगर दिखाइएगा तो क्रेडिट साइड। पीएल में अगर क्रेडिट इंटरेस्ट रिसीव दिखाएगा तो इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा। वो तो ऑपरेटिंग है नहीं बट प्रॉफिट बढ़ाए हुए, क्या करिएगा? कम करना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है कि ऑपरेटिंग का हमने निकालना है, लेकिन कुछ ऐसे आइटम जो इसमें नॉन ऑपरेटिंग है, क्या करिएगा? छाटिए भाई। इन्वेस्टिंग क्या है? तो जाओ इन्वेस्टिंग के पास। तो किसका है? फाइनेंसिंग है, जाओ फाइनेंसिंग के पास, छाट दीजिए। तो सिंपल सी बात है, जो हमने प्रॉफिट लाया उसमें ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग सब जुड़ा हुआ है, तो कुछ छाट देना पड़ेगा। जैसे कभी कभी मछली, मलाह को जानते हैं? मलाह समझते हैं? मछली पकड़ने वाले क्या बोलते हैं? मलाह या मछुआरा बोलते हैं। मछुआरा को मछली पकड़ते देखेगा? जब वो मछली पकड़ता है तो उसमें उसके बाद जो मछली आती है, मछली मतलब जो प्लूरल या सिंगुलर जो
कि उसका क्या एक ही साइज का सब रहता है कि छोटा बड़ा सब रहता है? सब साइज का रहता है, तो वो सब एक ही जगह रखता है कि उसको कुछ वो सेग्रीगेट करता है। सेग्रीगेट करता है। एक तुम मछली पकड़ने जाओ या एक मछुआरा के पास जाओ, उसके पास जाओ सुबह 6 बजे, ठीक है, एंड उसको देखो उसका एक्टिविटी, वो कैसे मछली पकड़ रहा है और मार्केट में कैसे बेच रहा है, तो देखिएगा वो मछली का जो साइज है वो सेग्रीगेट करता है। अब वो मालिक है कि मछली पकड़ रहा है तो वो सेग्रीगेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों आइटम अगर एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कोई इंटरेस्ट रिसीव भी है, इंटरेस्ट पेड भी है, रेंट रिसीव भी है, रेंट पेड भी है। अब रेंट पेड ऑपरेटिंग का आउटफ्लो है, रेंट रिसीव इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है, और इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग का किसका इनफ्लो है? इन्वेस्टिंग का। अब सबको आप जोड़ जाके प्रॉफिट निकाले हुए हैं, तो क्या ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? बिकॉज इसमें इन्वेस्टिंग वाला भी डाले हुए हैं और फाइनेंसिंग वाला। तो अगर हमको इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिंग वाला और फाइनेंस वाला छाटना पड़ेगा। तो अगर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो घटा दीजिए, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो घटा दीजिए, और प्रॉफिट घटा हुआ है तो वही काम हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स डेबिटेड टू एसपीएल प्लस कर लेंगे कि उससे प्रॉफिट घटा हुआ है तो हमने बढ़ा दिया। उसी प्रकार नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो क्रेडिटेड है एसपीएल में, जिससे प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, हमने क्या कर दिया? घटा दिया। जब यहां तक जब ये रिजल्ट आया, देखो यहां कहीं करेंट एसेट दिखा है? नहीं, अभी करेंट एसेट का काम हमने नहीं किया। तो यहां जब रिजल्ट आया, ये एसपीएल का काम किया, किसका काम किया? अब यहां जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये लैंग्वेज पकड़िए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब अब जो प्रॉफिट आया है सिर्फ ऑपरेटिंग ही है, इसमें कोई इन्वेस्टिंग वाला नहीं है और कोई फाइनेंसिंग वाला नहीं है। और वो किससे पहले का है? वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? सीए प्लस सीए माइनस सीए, करेंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जस्ट बताया अभी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वो भी तो बिजनेस ऑपरेशन का ही होता है। जैसे डेटर घटना बढ़ना, क्रेडिटर घटना बढ़ना, कोई भी एक्सपेंसेस का घटना बढ़ना, लायबिलिटी जो होता है वो बिजनेस ऑपरेशन का ही है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में हम क्या यहाँ पर नहीं लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम फाइनेंसिंग का पार्ट मानेंगे, वो लोन मानेंगे, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि बैंक में करंट लायबिलिटी होता है हम जानते हैं ना, लेकिन यहाँ पर नहीं मानेंगे। दूसरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स होता है ना, लेकिन यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेंगे। इसके बाद याद रखें, हम दो चीज ऐड करने वाले। अभी जस्ट हमने बताया कि एसेट्स के साथ उल्टा चलेंगे कि सीधा चलेंगे? उल्टा। और लायबिलिटीज के साथ सीधा। मतलब कि अगर करंट एसेट डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो प्लस। इसके साथ सीधा, इसके साथ उल्टा। लेकिन करंट एसेट में एक्सेप्ट क्या? कैश है ना, कैश इक्विवेलेंट। ये दोनों ऐड करेंगे किसमें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेटिंग निकल गया तो इन्वेस्टिंग करता हूं, फाइनेंसिंग करता हूं, मेन है ऑपरेटिंग, ठीक है ना। उसके बाद अगर करंट एसेट बढ़ा तो आप उल्टा चलेंगे, तो क्या करेंगे? माइनस। और करंट लायबिलिटी के साथ सीधा चलेंगे, अगर वो घटा तो माइनस। यानी यहां पर हम सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का काम कर रहे हैं। जो ये रिजल्ट आएगा इसको कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद भी काम है। अब इसके बाद क्या काम है? अगर आपने जो इनकम टैक्स पेड किया, नेट ऑफ रिफंड, मान लो कि हमने 50 और इनकम टैक्स पेड किया और 20,000 हमको रिफंड आ गया हुआ है, तो मेरा नेट इनकम टैक्स पेड कितना माना जाएगा? नेट इनकम टैक्स पेड कितना माना जाएगा? 30,000 माना जाएगा। तो यहां पर इनकम टैक्स पेड में ये आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? दैट्स व्हाई हम माइनस कर रहे हैं। और दूसरा कि इंश्योरेंस क्लेम हम रिसीव कर रहे हैं, तो मेरे लिए इनफ्लो की आउटफ्लो है, उसको हम प्लस कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा
इसका काम पहले भी हुआ है, कहां हुआ है बता सकते हैं? ये दोनों काम कहां हुआ है? क्या निकालने में इसका एडजस्टमेंट किया था? स्टेप 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए हमने इसका एडजस्टमेंट किया था, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस दोनों का एडजस्टमेंट कर देंगे तो एंड में जो रिजल्ट आएगा दैट विल कॉल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकालने का तरीका। इसको आराम से अब आपने नोट्स भी लिख लिया, क्लास को अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए। अब इस पैटर्न का हमको सवाल भी बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे टॉपिक हम शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए इसमें बहुत सारे कंडीशंस है। व्हेन मोबाइल में चलाइएगा, बात करिए, मोबाइल बैग में रखिए। किसी का मोबाइल किसी के टेबल पे नहीं है ना? नो सर। When provision for tax is given in SPL only, टैक्स क्या होता है जानते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। आप खड़े हो जाइए बेटा। कहां पूछे हैं? सर एसपीएल के बाद लास्ट में ONLY लिखिए। ONLY का मतलब क्या होता है? ओनली मतलब क्या होता है? कोई बताइए इनको ओनली मतलब क्या होता है? सिर्फ। लिखो हिंदी में सिर्फ। अब बैठ जाइए। आप ठीक है? ओनली का मतलब कल फिर पूछेंगे आपसे, ठीक है? याद हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये जो टैक्स होता है, ये टैक्स जो प्रोविजन फॉर टैक्स की बात है, ये इनकम टैक्स की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही है? ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स किस पे निकालते हैं? गुड्स एंड सर्विस वैल्यू पे निकलता है कि इनकम या नेट प्रॉफिट पे निकलता है? इनकम और नेट प्रॉफिट। इनकम या नेट प्रॉफिट पे। जो टैक्सेबल इनकम होता है उसमें कंपनी के लिए टैक्सेबल इनकम उसका नेट प्रॉफिट होता है, टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां पर देखो हमने बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड दोनों अलग-अलग होता है ना। लेकिन अगर मान लो कि टैक्स पेड का इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, एसपीएल में, एसपीएल हर साल का बनता है, ध्यान समझिएगा। अपना भी सेंस लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए कि क्या प्रैक्टिकली होता है कि एसपीएल बनाए और एसपीएल में हम डेबिट साइड टैक्स दिखा दिए कि इतना टैक्स है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सिर्फ कहां दिख रहा है? सिर्फ एसपीएल। एसपीएल में और कहीं टैक्स का इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है? सर बैटरी लोड पता है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना? आईफोन है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? अब जैसे टैक्स पेड का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने ये बताया कि मेरी टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेरी लायबिलिटी होती है कि हमको टैक्स पे करना है। तो ये हमारी कौन सी लायबिलिटी है? ये स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का मतलब क्या होगा? नहीं जानते हैं? स्टैट्यूटरी मतलब होता है लीगल, लॉफुल, यानी एक ऐसा लायबिलिटी है जिसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। जैसे मान लो किसी स्टाफ का सैलरी हम 1 महीना लेट अगर देते हैं तो हमको कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है, कोई हमको पेनल्टी सरकार को नहीं देना है।
लेकिन आप जानते हैं ना कि जीएसटी का भी एक डेट होता है, इस समय तक पेमेंट करना है। इनकम टैक्स का भी एक डेट, ड्यू डेट जिसको बोलते हैं कि ड्यू डेट के भीतर पे पेमेंट करना है। अगर ड्यू डेट के भीतर पेमेंट नहीं करेंगे तो पेनल्टी लग जाएगा। जैसे डिविडेंड को भी जब हम अनाउंस करते हैं तो ये भी मेरी एक लीगल लाइबिलिटी बन जाती है कि 30 दिन के भीतर में पेमेंट करना है। अब हम बता रहे हैं कि प्रोविडेंट टैक्स सिर्फ कहां दिया हुआ है, एसपीएल में दिया हुआ है। तो यहां पर इसी टैक्स का ट्रीटमेंट जब करेंगे, यानी इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पहला इस प्रोविडेंट फॉर टैक्स को हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कहां प्लस करेंगे बता सकते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, याद है? और दूसरा, क्योंकि जब इनकम टैक्स हमने प्रोविजन करके रखा है, अब बताइए आप अपना सेंस, कॉमन सेंस लगाइए। आपने टैक्स पेड कितना किया ये नहीं पता है, लेकिन जब आपके लिए एक लाइबिलिटी बन गई तो टैक्स पेड क्या मानना पड़ेगा कि जो हमने प्रोविजन करके रखा है वही हमको इनकम टैक्स पेड करना पड़ गया, यानी यही टैक्स पेड माना जाएगा। और इसको क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। कहां माइनस करेंगे? सबसे एंड में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के समय, सबसे लास्ट में। इसका मतलब यह हुआ जब प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहे और हेलो, हाँ हाँ बोल रहे हैं, बोलिए। आप तो ना 7 बजे बाद फोन करिए, ठीक है? जब प्रोविडेंट टैक्स दिया रहे और टैक्स पेड नहीं दिया हो तब हम प्रोविडेंट फॉर टैक्स को ही टैक्स पेड मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? टैक्स पेड मानेंगे। हो गया? गुड। हटा दे इसको। ना लिखेगा अभी तो हो गया। देखिए, इस सवाल हम कंप्लीट नहीं बनाएंगे। सवाल में एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में अभी हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? प्रोविडेंट फॉर टैक्स। तो यहाँ पर हम उसी पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ सवाल होता है कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है? यहाँ प्लस माइनस है, इसको भी इग्नोर करके। यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर, बोलिए बोलिए, स्टेप 1 क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसमें हम प्रोविडेंट टैक्स को क्या करते हैं? प्लस करते हैं ना बेटा। और वही कैश फ्लो स्टेटमेंट का जब सबसे लास्ट में जाते हैं तो इनकम टैक्स पेड को क्या करते हैं?
माइनस। लेकिन इनकम टैक्स पेड को माइनस करते हैं नेट ऑफ रिफंड। अगर रिफंड वगैरह है तो उसको क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में इनकम टैक्स अगर रिफंड आता है, दो चीज माइनस किया जाता है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू एसपीएल और इनकम टैक्स रिफंड, उसको क्या करते हैं, माइनस, और उसी को बाद में एंड में क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। समझ गए? अब समझिए यहां क्या लिखा हुआ है, बोलिए। और कहीं टैक्स पेड लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ प्रोविजन को टैक्स दिया हुआ है, टैक्स पेड अलग से नहीं दिया हुआ। सर अगर अलग से टैक्स पेड दिया रहता तो कोई झंझट ही नहीं था। और जो टैक्स पेड जो भी अमाउंट रहता तो उसको हम माइनस कर देते लास्ट में, और जो प्रोविजन करके रखे हैं उसको हम शुरुआत में प्लस कर देते। अब यहां पर अगर टैक्स पेड नहीं दिया हुआ है तो आप अपना कॉमन सेंस और अभी जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं उसमें मुझे बताइए टैक्स पेड कितना होगा, कितना होगा टैक्स पेड, वही होगा। क्योंकि देखिए जब आप ट्रीटमेंट लिखे जाइए, हैंड में जो हैंड्स लिखा हुआ ट्रीटमेंट वन क्या लिखा हुआ है कि जब, या हिंदी में लिखा हुआ है कि जब एसपीएल में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहे, टैक्स पेड का इंफॉर्मेशन नहीं रहे, तो हम ये क्या मानेंगे कि जो प्रोविजन किए हैं वही टैक्स पेड हो गया। अब ऐसा क्यों मानेंगे सर? हमने जस्ट बताया कि अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करिए तो अपने मन में क्वेश्चंस रखिए, व्हाई, व्हेन, हाउ, क्यों मानेंगे सर? तो इसलिए मानेंगे क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है मेरे लिए एक लीगल लायबिलिटी होता है कि हमारा इतना टैक्स अगर बना है तो हमको ये पे करना है। और टैक्स पेड अलग से आपने नहीं बताया है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो जो आपका बना वही हम डिप्ट मानेंगे कि पेड हो गया। तो टैक्स पेड कितना माना जाएगा, 45 वाले। लेकिन यहां देखिए टैक्स रिफंड भी है, कितना है, 30। तो इसका नेट ऑफ कर लीजिएगा, क्या करिएगा, नेट ऑफ करेगा। यानी देखो ध्यान से सुनो, जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकालेंगे तो इसको प्लस कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब एंड में जाएंगे, यानी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद जो काम करते हैं, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, लेस इनकम टैक्स पेड लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट में जाइए, पहले अभी जो आप नोट्स लिखे इनकम टैक्स पेड लिखा हुआ है, उस इनकम टैक्स पेड में क्या लिखा हुआ है, नेट ऑफ रिफंड, क्या लिखा हुआ है, नेट ऑफ रिफंड। तो इनकम टैक्स पेड कितना है, और रिफंड कितना है, तो नेट टैक्स पेड कितना किया आपने, 15। तो 15 को लास्ट में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया? चलिए ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा, छुट्टी का कोई नाम नहीं लेगा, छुट्टी हो गया 11 बज गया, घर जाना है, नहीं सर, पढ़ना है, बैठिए पढ़िए, नहीं पढ़ना तो बोलिए, उसका भी उपाय है, सर क्या उपाय है, छुट्टी आपको दे देंगे। हम कोई और उपाय है। चलिए आप देखिए ध्यान से, बहुत करना होता है। ये क्या है, यहां पर करेंट ईयर है और यहां पर क्या है, प्रीवियस ईयर। चलिए इसको नोट करिए, ऊपर का नोट कर लिए है ना, हाँ ठीक, ये नोट करिए, सेकंड केस है। नोट कर लिया? अब मुझे बताओ लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कि हमने पेड कर दिया कि पे करना है, पे करना है। फिर से बोलिए, नहीं सुने, पे करना है। पे करना है, गुड। अब हम बोले कि टैक्स जो होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो मेरे लिए कौन सा लायबिलिटी है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। मतलब आपने जब आपका प्रोविजन बन गया तो आपको पे करना पड़ेगा। पिछले साल हमारा टैक्स लायबिलिटी कितना था, तो इसको हम पेमेंट करेंगे ना। अगर पिछले साल के बैलेंस शीट में दिख रहा है तो ये पेड किस साल माना जाएगा, इस साल माना जाएगा। पेड किस साल, मान लो कि ये 2022 है और ये 2023 है। अब पिछले साल कोई लायबिलिटी था, अब लीगल लायबिलिटी है तो विद इन ड्यू डेट पेमेंट करना है। ड्यू डेट का मतलब होता है वही 45 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 साल 1.5 साल नहीं ना होता है, करेंट लायबिलिटी। तो
करेंट अभी कॉन्सेप्ट भी होता है कि विद इन 1 ईयर आपको पे करना पड़ेगा। तो 22 में अगर आपका लायबिलिटी है, जैसे प्रोपोज डिविडेंड याद है, प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड है जो लायबिलिटी में दिख रहा है तो वो डीप माना जाएगा, करंट ईयर में पेड हो गया। अब करंट ईयर में अगर प्रोपोज डिविडेंड दिख रहा है तो वो कब पेमेंट माना जाएगा, नेक्स्ट ईयर पेमेंट होगा, क्योंकि इस साल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिख रहा है। और जब कोई चीज लायबिलिटी में दिख रहा है मतलब पेमेंट करना है, पेमेंट नहीं हुआ। और हमारे पास तो 2 साल दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर भी दिया हुआ है। तो अगर ये साल दिया हुआ है तो इस साल प्रीवियस ईयर का टैक्स कब पेड माना जाएगा, 2023 में, तो ये टैक्स पेड माना जाएगा। और ये टैक्स मेरा अभी बना हुआ है बोलेंगे ना, ये बना हुआ अभी पेड, ये कब पेड करिएगा, 2024 में। तो 2024 आपका करंट ईयर थोड़ी है, मतलब नेक्स्ट ईयर आएगा। हम कब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, किस साल बनाएंगे, 23 में बनाएंगे कि 22 में बनाएंगे, 23 में, जो करंट ईयर है, करंट ईयर में काम करेंगे। अब देखिए पहला सिनेरियो था जिसमें एक ही टैक्स दिया हुआ था, प्रोविजन फॉर टैक्स, उसमें टैक्स पेड अलग से नहीं था, तो वही टैक्स पेड मान लिया गया। लेकिन यहां पर बताइए कि प्रोविजन फॉर टैक्स यानी क्या माना जाएगा, 50 माना जाएगा कि 45 माना जाएगा, नहीं समझे। हमने यहां पर बोला प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेड नहीं, टैक्स पेड कितना है बताइए, करेंट ईयर में टैक्स पेड कितना है बताइए, 45 में माना जाएगा ना, क्योंकि पिछले साल का प्रोविजन इस साल का पेड माना जाएगा। और इस साल का प्रोविजन तो अभी प्रोविजन है, यानी हमने लायबिलिटी बना लिया, तो ये मेरा 50 है। अब बताइए क्या 2 अलग अलग अमाउंट आ गया ना, 2 अलग अलग अमाउंट आ गया। अब बताइए कितना प्लस करेंगे कितना माइनस करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे तो 50 ये इसका ट्रीटमेंट कहां होगा, सबसे पहले सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में जो आपने नोट्स देखा उसमें क्या करिएगा, ऐड करिएगा। और जब सबसे लास्ट जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्ट निकालते हैं तो टैक्स पेड को क्या करते हैं आप, माइनस करेंगे। और ये लायबिलिटी है तो प्रीवियस ईयर का लायबिलिटी क्या कहलाएगा, ओपनिंग लायबिलिटी कहलाएगा, बोलिए हाँ है ना। और ये कहलाएगा क्लोजिंग लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट होता है। वेरी गुड, नोट करिए, नहीं ठीक से नोट करिए, अभी नहीं हुआ पूरा। आप क्लोजिंग ओपनिंग नहीं लिखे, लिखे जल्दी से नोट हो गया। चलिए अब देखिए सिनेरियो, करंट ईयर प्रीवियस ईयर लायबिलिटी, एडजस्टमेंट का इंफॉर्मेशन कहां रहता है, बैलेंस शीट में कि बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट के अब बताइए बेचारा कंफ्यूज आ गया, पहले एक अमाउंट था फिर 2 अमाउंट हुआ और 3 अमाउंट आ गया, अब क्या ये क्या करती है, वही जो हम करने वाले हैं आगे ऐसे समझाएंगे आपको, आप लिखिए कर रहे हैं, फ्रेंड नहीं कर रहे हैं, लिखिए ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज तो साफ क्लियर पता है, टैक्स पेड पता है ना, यस कितना टैक्स पेड है, 60,000
अब इस बार 45 से टैक्स पेड नहीं मानना पड़ेगा। बोलेगा हाँ ये कैसे ऐसे कि टैक्स पेड क्लियरली दिया कि 7,000 ड्यूरिंग द ईयर। हो सकता है आपने एडवांस टैक्स दे दिया होगा, पिछले साल आपका 45 लाइबिलिटी था, हम ज्यादा टैक्स दे दिए। बात समझ आ रही? तो टैक्स पेड पता है, लेकिन अब ये नहीं पता है कि प्रोविजन कितने का है, क्योंकि ये तो लाइबिलिटी हमारी ओपनिंग 45 और क्लोजिंग कितनी है 50। अच्छा ये बताओ, किससे पूछे सर? लड़का सब प्रोफिट नहीं है, गर्ल नहीं बताइए। संध्या टैक्स पेड का जर्नल एंट्री बोलिए। अब बोलिए। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड। इनकम टैक्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब बताइए, पैसा यहां पर गया, टैक्स अगर इनकम टैक्स अकाउंट बनाइएगा तो किस साइड पैसा डालिएगा, डेबिट साइड कि क्रेडिट साइड? ध्यान से भाई, यहाँ पर कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है इसमें? इनकम टैक्स, उसको क्रेडिट साइड डालेंगे। अब इसका लेजर बनाएंगे तो किस साइड डालेंगे? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड डालेंगे। यस सर। क्या लिखेंगे? टू बैंक। गजब प्राणी है आप लोग। अच्छा ये बताओ, एसपीएल में जो इनकम टैक्स होता है वो किस साइड दिखता है? एसपीएल में लाइबिलिटी होता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी होता है ना, एसपीएल में लाइबिलिटी कब से आ गया? डेबिट या क्रेडिट होता है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसका एसपीएल में एंट्री क्या करेंगे? एसपीएल का एंट्री एसपीएल को डेबिट करेंगे ना, तो इनकम टैक्स लिखते हैं। अब बताइए इनकम टैक्स का जब लेजर बनाइएगा तो इसको किस साइड डालिएगा? यहाँ पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? इनकम टैक्स। ये क्रेडिट हुआ है, तो जब इनकम टैक्स अकाउंट खोलिएगा तो किस साइड जाइएगा? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। क्या लिखिएगा? यही है टैक्स। अच्छा इसको बोलेंगे टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल मेरा कितना टैक्स बना, क्योंकि जितना टैक्स आपका बना उतना ही ना खर्चा मानिएगा। बोलिए हाँ या ना? सुनिए ध्यान से, आप लिखना बंद करिए। टैक्स मेड और टैक्स पेड अलग अलग है। टैक्स पेड मतलब जितना हमने पेड कर दिया, मेरा पैसा चला गया तो वो माइनस कर दिएगा, ठीक है। टैक्स मेड का मतलब हुआ कि कितना टैक्स मेरा बना, जो टैक्स मेरा बनेगा वही हम खर्चा मानेंगे, और जो टैक्स बना उसको हम एसपीएल में डेबिट कर देंगे। और जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालेंगे तो टैक्स मेड को हम प्लस करेंगे सबसे ऊपर, और जो टैक्स हमने पेड किया इस साल उसको हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहां जो क्वेश्चन है हमने जस्ट बताया कि प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड अगर दिख रहा है तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। यहाँ ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग। आपको लेट हो रही है, अगर लेट हो तो जा सकते हैं, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्लास करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको मिस करके तो आपका गड़बड़ जाएगा। प्रीवियस ईयर का ये ओपनिंग है और करंट ईयर का आपका क्या है? क्लोजिंग। टैक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा ये आज का। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में डालते हैं, बाय बैलेंस बेटी क्योंकि लायबिलिटी है बेटा, और क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखते हैं? टू बैलेंस। इसके अलावा जैसे आप सेकंड केस आपने देखा तो सेकंड केस में सिर्फ यही था, टैक्स पेड कितना था नहीं दिया होता, तो हम क्या माने कि पिछले साल का जो लायबिलिटी था वही पेड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखता है? एडजस्टमेंट इनकम टैक्स पेड, वर्ड क्या लिखता है? इनकम टैक्स पेड। तो पेड अलग से 60,000 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस इंफॉर्मेशन में एक चीज छुपा हुआ है, वो इंफॉर्मेशन है कि टैक्स कितना बना वो हमको निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम एक लेजर खोलेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अब ये सब आप लोग ही बता दीजिएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट, अभी जस्ट बताए थे क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट को क्या लिखेंगे? बाय
बताइए कितना लिखेंगे? आपने लिखा होगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 45 बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर कितना बेटा? 45,000। अब क्लोजिंग को किधर लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस को टू साइड लिखेंगे ना, टू बैलेंस शीट। कितना था क्लोजिंग बैलेंस? 50,000। अभी एक इंफॉर्मेशन टैक्स पेड दिया हुआ था, दिया हुआ था। टैक्स पेड क्या एंट्री किए थे बताइए? इनकम टैक्स और आप इस लेजर में आप डालिए, किधर डालिए? डेबिट साइड किससे डालिएगा? वेरी गुड। क्या लिखिएगा बेटा? वेरी गुड। टू बैंक बैंक। कितना था? 60,000। अब देखो इसका क्लोज करेंगे तो इसको ये कितना जाएगा? 1,00,000। एसपीएल में क्या दिखता है? क्या एंट्री होता है एसपीएल में जाता है उसको क्या लिखते हैं? एसपीएल तो इनकम टैक्स किस साइड लिखेंगे? बाई साइड यहाँ आएगा। बाई क्या लिखेंगे? वो आएगा बैलेंसिंग फिगर। वही तो निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकलेगा? माइनस 45 करिए कितना आएगा? 65। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। आप देखो बताओ, ये जो 7,000 रुपया टैक्स पेड है इसको क्या करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। और ये एसपीएल पैसा को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यानी ओपनिंग क्लोजिंग का यहां कोई यूज नहीं हुआ। हो गया? सब लोग लिख लिए? एक सिनारियो और ये आपको खुद करना है। देखिए ध्यान से, लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। टैक्स पेड और टैक्स मेड सेम है क्या अलग है? टैक्स पेड मतलब जो पेड किए, और टैक्स मेड कहां दिखेगा? जो एसपीएल में दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? टैक्स मेड, है ना? जब ऐसा इंफॉर्मेशन रहेगा तो, और सिर्फ एसपीएल में ही दिख रहा है तो वही टैक्स मेड और टैक्स पेड माना जाएगा। फिर हमारा करंट ईयर है और प्रीवियस ईयर है। ये हमारा लायबिलिटी साइड है। यहां लिखा हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 50,000, यहां लिखा हुआ है 30,000। और एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹25,000। ठीक है? अब बताइए यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? टैक्स मेड की टैक्स पेड? टैक्स पेड निकालना पड़ेगा। अब यहां देखो ध्यान से, जो लेजर बनाया है ना, यही लेजर बना के निकालना है। इस बार ये वाला फिगर निकालना पड़ेगा। ये टैक्स पेड है ना, ये क्या है? टैक्स पेड है। और ये क्या है? टैक्स मेड है। जो एसपीएल वाला इंफॉर्मेशन है ये क्या है? ये सब लिख लीजिएगा। टैक्स मेड है और ये जो इंफॉर्मेशन है ये टैक्स। अब आप कैलकुलेटर से बना सकते हैं टैक्स पेड कितना आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग सब दिया हुआ है, निकालिए तो। पाँच का है। कितना टैक्स पेड है सबका? अभी नहीं आया सर।
5,000 कितना टैक्स पेड आया? 5,000 5,000 आगे होगा। Yes, sir. क्रेडिट साइड में 25 और 30,000 जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना बेटा?